खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। ये पाकिस्तान में क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी वाली जो हरकतें हैं, ये ब्lasphemy लॉ का सहारा लेके एक मॉब लिंचिंग कल्चर जो है ना पाकिस्तान में, अब पूरी तरह एस्टेब्लिश हो गया है। और समझ आती है कि हुकूमत में हल अब चाहे भी तो उनके बस में नहीं है इसको कंट्रोल करना। हुकूमत में बैठे लोग भी डरते हैं कि हमारे पीछे ना आ जाएं और हमें ना मार दें, और कुछ ऐसे केस भी हुए हैं। तो इसकी बैकग्राउंड ये है कि ब्lasphemy लॉ 1986 में जनरल ज़िया के दौर में इंट्रोड्यूस की गई। हाँ जी, यूजिंग स्पेशल पावर्स। तो वो ये थी, जनरल ज़िया ने इस्लामाइजेशन शुरू की, उसमें हदूद लॉज ले आए जो एक पुरानी दकियानूसी बारबरिज्म का निशानी है। यहूदियों ने शुरू की, अपनी ओल्ड टेस्टामेंट में उनका सारा जिक्र है। मुसलमानों ने उन्हीं में से कुछ जो इस किस्म के हैं पनिशमेंट्स, वो अपने शरिया में एक्सेप्ट कर ली। लेकिन शायद वो एक और दौर था जब आप इन सारी चीज़ों से निकल के मॉडर्न दौर में आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, द रूल ऑफ लॉ, ये जब बातें आम हो जाती हैं तो उस ज़माने में ये दोबारा इस किस्म की सोच, इस किस्म की हरकतें लेके आना स्टेट के ज़रिए, ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, अब्यूज़ ऑफ पावर है। जनरल ज़िया ने शुरू किया, बल्कि हम कह सकते हैं कि भुट्टो साहब के दौर में जो अहमदी या कादियानियों के ख़िलाफ़ उनको नॉन मुस्लिम करार दिया, तो वहाँ पे ही एक रेडिकल चेंज आया पाकिस्तान में। वैसे तो ये टू नेशन थ्योरी में और 47 में इसी सोच की बुनियाद पे इन्होंने हिंदुओं और सिखों को वेस्ट पंजाब से और बाकी एक्चुअली वेस्ट पाकिस्तान से मार के लूट के भगाया। उसके बाद ये बात 53 में रिपीट हुई, एंटी अहमदिया राइट्स के दौरान। और फिर भुट्टो साहब ने जब ये कानून बनाया और उनको जनरल ज़िया ने ओवरथ्रो कर दिया, तो जनरल ज़िया के पास और तो कोई तरीका नहीं था लोगों को चुप करने का, क्योंकि भुट्टो साहब पॉपुलर लीडर थे, बहुत स्टेचर था उनका, उनकी गलतियां अपनी जगह, लेकिन ही वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो ओवरथ्रो हुए, ज़िया साहब आए, तो पाकिस्तान में किसी भी मुखालफत को, सियासी मुखालफत को रोकने के लिए जो हथियार है ना, वो यही कि आप कहें कि ये इस्लाम दुश्मन है, और इस्लाम के नाम पे आप वो क्या कहते हैं, हॉरिबल किस्म के लॉज ले आए। तो ये 1986 में कानून आया। इट रीड्स लाइक दिस: use of derogatory remarks, etc., in respect of the Holy Prophet, whether by words either spoken or written, or by visible representations, or by any imputation, innuendo, or insinuation, directly or indirectly, defiles the sacred name of the Holy Prophet, peace be upon him, shall be punishable with death or imprisonment for life and shall be liable to fine. अब ये बड़ी लीगल सी ज़ुबान है कि आप रसूल अल्लाह के मुतल्लिक कोई भी बात करें, मुंह खोल के, लिख के, इशारों से, हाँ जी, तो वो सारे केसेस जो हैं ब्lasphemy हैं, और उनकी सज़ा है सज़ाए मौत या लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ज़िंदगी के लिए आप जेल में डाल दिए जाएंगे और फाइन भी होगा। इंटरेस्टिंग बात है कि 1991 में
ये लॉ जो है को अमेंड किया गया, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ यानी उम्र कैद को हटा दिया गया। ब्लैस्फेमी करोगे या तुम पे इल्ज़ाम होगा मसलन, तो उसकी पनिशमेंट डेथ ही है, यानी आपकी जान ले ली जाएगी। ये जो अमेंडमेंट है नेशनल असेंबली के दौरान जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे तब ये अडॉप्ट हुई थी। तो ज़िया बाय दैट टाइम हैज़ पेरिश्ड, उनका तो जहाज़ में वो फौत हो गए थे, मर गए थे। उसके बाद ये कानून को में अमेंड किया गया, ज़्यादा यानी एक्सट्रीम किया गया नवाज शरीफ साहब के दौर में 1991 में। और लाइफ इन imprisonment की जो है ना वो ख़त्म कर दी गई। सो डायरेक्टली इफ़ यू आर कमिटिंग ब्lasphemy और allegedly whatever, तो उसका डेथ पेनल्टी है। अमेंड ये किया गया था नवाज शरीफ के दौर में, और ट्रेजिक बात है कि इसको अप्लाई शुरू होना हुआ प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर के दौर में। नवाज शरीफ, ज़ाहिर है उनकी असेंबली में ये बात हुई होगी तो ये है। और फिर बेनज़ीर भुट्टो के पास ना उसकी कोई पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी ऐसे थी, ना उसकी हिम्मत थी, ना ही नवाज शरीफ की। मेरे ख्याल से जब पाकिस्तान में इस किस्म का कानून बन जाता है तो वो और एक्सट्रीम किया जाता है, कम नहीं किया जाता। तो सो कॉल्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट्स में ये कहता हूँ पाकिस्तान की डेमोक्रेसी अपनी जगह एक क्वेश्चनेबल चीज़ है कि आप वोट दे के ऐसी हुकूमतें लाते हैं जो इन किस्म के कानून को मानती हैं, तो वेयर इज़ द डेमोक्रेसी? मॉडर्न डेमोक्रेसी gives the right to all individuals to believe what they want, practice what they want। और इस किस्म के लिंचिंग मॉब जो है एक्टिविटी को इनकरेज करना बाय लॉ, ये एक डेमोक्रेसी के स्पिरिट के ही खिलाफ है। इट्स होली अनडेमोक्रेटिक। एनी हाउ, दैट्स पाकिस्तान। आपको पता है कि अब ये पिछले दिनों एक कोई पाकिस्तानी थे जो सियालकोट से थे, नाम नहीं दिया जा रहा अभी तक, आई डोंट नो व्हाई, या कम से कम मेरी नज़रों में नहीं गुजरा। मेरी जैसे समझ आती है कि वो ही लिव्ड अब्रॉड, आए हुए थे, स्वाद गए सैर करने, वहाँ क्या हुआ वी डोंट नो, कि उन पे इल्ज़ाम लग गया कि इन्होंने कुरान की बेहुरमती की है। और वो बंदा जो है उसके पीछे एक मॉब इकट्ठा हो गया। एक जैसे हमेशा होता है कि मौलवी ने वो ऐलान भी कर दिया, फतवा या वोटेवर, कि इसको मारना जो है वो इस्लाम के मुताबिक है। तो एक पागलों का हजूम आया, इसको पुलिस वाले ले भी गए पुलिस स्टेशन के अंदर, लेकिन उस पे इस हजूम ने हमला किया और इसको वहाँ से छुड़वा के ले आए, और फिर इसे पहले टॉर्चर किया और फिर आग लगा के मार दिया। अब आप समझें, ये IMF की लोन, दुनिया में कश्मीर का इशू लेके ढोंग वो करना, हु इज़ गोइंग टू टेक पाकिस्तान सीरियसली? मुझे तो ये भी याद है कि फैसलाबाद में एक अ, मेरे यहाँ भी स्टॉकहोम में दोस्त होते हैं, वो उनके बड़े अच्छे दोस्त थे। मेरे दोस्त यहाँ भी जो हैं वो पोएट हैं। तो वहाँ पे ये थे, अहमर शायद इनका कुछ सा नाम था। ही वॉज अ पंजाबी पोएट, और बहुत प्रोग्रेसिव जो उनके आदमी थे, क्रिश्चियन थे। उनको एक बंदे ने आके कत्ल कर दिया। बाद में पता लगा कि एक्चुअली ही वॉज अ स्कूल टीचर। अहमर ये उसका जॉब लेना चाहता था। ये एक केस है। एक और केस में जस्टिस भट्टी थे लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने दो क्रिश्चियंस जो सस्पेक्ट थे, केस उन्होंने देखा ये कोई नहीं है, उनको उन्होंने बरी कर दिया। फिर एक दिन जस्टिस भट्टी जब फेन रोड, जहाँ यानी ये सारी कोर्ट्स हैं, वहाँ पे जा रहे थे शायद उस जगह, तो दो बंदों ने आके उन्हें कत्ल कर दिया। फिर आप देखें
ये तो मैं बड़ी बातें कर रहा हूँ। आम आदमियों को इन्होंने अभी तक ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक अक्यूज़ तो शायद 2000 लोग हुए हैं, लेकिन इनमें से शायद 90 लोगों को तो इन लोगों ने पकड़ के विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ खुद ही कत्ल कर दिया। एक क्रिश्चियन जोड़ा था, हाँ जी, उनके 2-3 बच्चे थे छोटे छोटे, उन दोनों को पकड़ के भट्टी जो होती है ना जहाँ पे ईंटें बनती हैं उनके अंदर फेंक दिया। हाँ जी, ये भी एक केस है। और तो और पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर को उसके अपने बॉडीगार्ड ने गोली मार दी, और वो बॉडीगार्ड को जब फिर हैंग किया गया क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर था, तो अब उसका मज़ार बना दिया और वो कोई बहुत बड़ा एक पीर, एक सेंटली नाम के तौर पे याद किया जाता है। वही जो इल्म-दीन के साथ इन्होंने किया था। हालांकि इल्म-दीन ने आखिर तक कहा कि मैंने नहीं किया, मुझे इन्होंने पकड़वा दिया ये एक्सट्रीमिस्ट ने। एनी हाउ, सो हेयर आर द केसेस। हमारे थे मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स, माइनॉरिटी अफेयर्स, शहबाज भट्टी, कैथलिक क्रिश्चियन थे। उनको इन्होंने गोली मार के, तो ये तो वो लोग हैं जो आप कह सकते हैं सोसाइटी के टॉप लेवल थे। आम बंदों को इन्होंने अ, ये जो अहमदी हैं उनको किया है, और कई केस हुए हैं। और पिछले दिनों एक हमला किया था एक बहुत गरीब क्रिश्चियन कम्युनिटी पे, और ये महल शायद गुजरांवाले में हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा। आई एम सो एंग्री एंड डिप्रेस्ड। तो उनका नाम नज़ीर था। उनको, खैर, तब तो उनकी जान किसी तरीके से बचा ली गई, लेकिन उनके सारे चर्च तोड़ दिए गए। वेरी पुअर पीपल, जिनका बेचारों का ना कोई इकोनॉमिक पावर है ना कोई सोशल स्टेटस है। और वो नज़ीर जो हैं वो फिर 4-5 दिन या एक हफ्ते के बाद उनकी डेथ भी हो गई। अभी इन्होंने 5 चाइनीज़ मार दिए हैं। हाँ जी। सो वेयर इज़ पाकिस्तान गोइंग टू गो फॉरवर्ड? मुझसे लोग पूछते हैं कि स्टेट की कोई एग्जिस्ट करने की वजह है। आई कीप ऑन डिफेंडिंग इट, नॉट बिकॉज कोई मैं पाकिस्तान की स्टेट का डिफेंडर हूँ, लेकिन मुझे जो डर लगता है कि जैसे 47 में जब स्टेट कलेप्स करती है, तो जो इंसान में सबसे ज़्यादा जानवरों वाली जो क्वालिटी है वो ओवरटेक कर लेते हैं। देखें अब यूगोस्लाविया में क्या हुआ। हाँ जी। और रवांडा में क्या हुआ था। उफ, तौबा तौबा तौबा। सो इफ़ पाकिस्तान वर टू डिसइंटीग्रेट और इस किस्म के पागल हुए तो बहुत खून बहेगा। इस एतबार से मैं समझता हूँ कि एक स्टेट का होना इन हालात में लाजमी है, लेकिन स्टेट की जो ड्यूटीज़ हैं वो तो ये हैं कि इस किस्म की जो है ना, टेकिंग द लॉ इन योर ओन हैंड, विजिलेंटी जस्टिस इसे कहा जाता है, मॉब लिंचिंग, इसको रोकना, इफेक्टिवली रोकना, और जो करते हैं उनको सज़ा देना। कितने लोगों को, ये जो 90 लोग हैं उनके मारने के बाद कोई सजाए मौत हुई है, शायद चंद केसेस में, लेकिन अक्सर तो वो ये वॉक फ्री। तो पाकिस्तान का ये अलमिया है कि ये स्टेट की डीएनए के अंदर ही डिस्क्रिमिनेशन, और वहाँ से आती है परसिक्यूशन, वो इनबिल्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो उसमें ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जो उस कॉन्स्टिट्यूशन की लिबरल, कॉन्स्टिट्यूशनल, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को वो प्रैक्टिकली नल एंड वॉइड कर देती है। यू कैन एंजॉय फ्रीडम ऑफ दिस दिस दिस, बट द ग्लोरी ऑफ इस्लाम विल बी अपहेल्ड। व्हाट डज दिस मीन? ये फिर होता ये है कि वो मौलवियों के हाथ, और ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये है हमारा इस्लाम। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी तो उनके फौत हो गए हैं, ये खादिम हुसैन रिजवी। आप देख लें, पंजाबी में उनका एक वीडियो है कि कौन कहता है कि इस्लाम एक अमन यानी पीस का मज़हब है। रसूलुल्लाह जब मक्का में थे तो उनके साथ तो पता नहीं 100 से भी कम लोग थे। ये तो जब वो मदीना में आए और वहाँ के
हुकूमत इस्लामिक स्टेट बनाई है उन्होंने, उसके बाद ये फौजी तौर पे दुनिया में फैले हैं। तो इस्लाम इज़ नॉट अ रिलीजन ऑफ पीस, इट encourages waging war to spread Islam and bring the whole world under its domination. आप मौलाना मौदूदी को पढ़ लें, उधर से शिया जो लीडर हैं आयतुल्ला खमेनी उनको पढ़ लें, इसी तरह इजिप्ट के सैयद कुतुब जो हैं मुस्लिम ब्रदरहुड के, इन तीनों में ये दे आर अग्रीड कि इस्लाम मैंडेट्स कि हम बाई ऑल मीन्स दुनिया में फैलें और अपनी हाकमियत कायम करें, उसके बाद हम इस्लाम के मुताबिक जस्टिस कायम करेंगे। आई डोंट नो व्हाट इट मीन्स। सबसे पहले वो दौर घोड़ों पे बैठ के आना और लूट लेना या दूसरों को डिफीट कर देना, इट्स ओवर आई टेल यू। इंडिया की जो कमज़ोरियाँ थीं कि उनके पास एक नेशनल आर्मी नहीं थी, वो क्षत्रिय लड़ते थे, बाकियों का तो ये ड्यूटी नहीं थी। और वहाँ पे बाहर से जो ये लेके आए थे घोड़ों पे तेज़ी से अटैक करना, वो टेक्नोलॉजी भी शायद गन्स भी थी, whatever Muslim invaders were able to establish themselves, but that is all over. अगर अंग्रेज़ों ने कोई कर्म किया है ज़्यादतियों के अलावा, तो जाते जाते एक नेशनल आर्मी उन्होंने बना दी है, जिसको अब इंडिया ने भी तैयार कर लिया। और एक्चुअली पाकिस्तान की आर्मी भी उसी अंग्रेज़ी इंग्लिश जो है लेगेसी का हिस्सा है। ये नेशनल आर्मीज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इफ़ दे वांट दे कैन क्रश एनी रिबेलियन वट एवर विद इन द कंट्री, और एक्सटर्नल अग्रेशन भी करना इंडिया या पाकिस्तान पे आसान नहीं है। सो माय फ्रेंड्स, इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो है ना, मैं इसे कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो हो रहा है, इसे मैं कहता हूँ कल्चरल फैशिज्म। फैशिज्म जैसे या नाज़िज़्म ने क्या किया था, वहाँ पे पहले हमले हुए शिकागो में, आई थिंक 1938 की बात ही है। द ईयर कैन बी वेरी क्लोज टू दिस। यहूदियों की दुकानों पे वो लूटी गई, उसके बाद लॉज बन गई, और उसके बाद फिर जब हिटलर ने फुल फोर्स लगाया तो ये ज्यूज़ को और हमारे गए हुए लोग वहाँ पे जो रोमा है, जिप्सीज खाना बदोश, उनको 6 मिलियन ज्यूज़ और आउट ऑफ मे बी 4 मिलियन ये रोमा लोग जो हैं, उनमें से 1/4 मार दिए थे इन्होंने। हमारे यहाँ वो इस किस्म की नहीं हो रही, लेकिन स्लो मोशन एक लिमिटेड लेवल पे ये वही हरकतें कर रहे हैं। जब तक ये ब्लास्फेमी लॉ होगी, पाकिस्तान की हुकूमत करने वालों को समझ आनी चाहिए, इट विल एनकरेज पीपल टू टेक द लॉ इन देयर ओन हैंड। क्योंकि ये कि इशारे से यूं यूं, तो वो मॉब जो है वो यही बातें मौलवियों की सुनता है और हमला कर देता है। तो आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई डीप condemnation फॉर दिस एक्ट अगेंस्ट ए पाकिस्तानी जो मुस्लिम भी थे, जस्ट नेबी गेम सियालकोट के, उनको मार दिया। वो ये स्वात जो है, एक बड़ी खूबसूरत हमारी प्रिंसली स्टेट होती थी, अब तो पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ये वहाँ पे तालिबान की हुकूमत भी रही है एक दौर में। हाँ जी, मेरी किताब जो है गैरिजन स्टेट, वो मैंने सारा कवर किया है। वहाँ पे इनका फिर इतना असर है, तो ये वहाँ गए थे, पता नहीं क्या इन्होंने कह दिया या कर दिया, पीछे पड़ गए और उसको फिर बेदर्दी से मार दिया। पुलिस ने पकड़ लिया है बड़े लोगों को, लेकिन होगा क्या आखिर में, वी डोंट नो। वो जो जज मुझे पता है जिसने सफ़िया बेगम वाला केस जो है, नहीं क्या नाम था उसका, जो जिसकी वजह से सलमान तासीर को मारा गया, वो क्रिश्चियन लेडी को उसका केस किया था उन्होंने और उसको बरी कर दिया, वो बेचारी बाहर निकल गई। उस जज को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, ही कुडंट स्टे इन पाकिस्तान। शायद उसका नाम परवेज़ अली शाह था या कुछ, आई कुड बी कंफ्यूजिंग यू, कई 2-3 केस ऐसे हुए। तो अगर आप इस किस्म के एलिगेशन यानी इल्ज़ाम को रिजेक्ट करते हैं, तो जिस तरह जस्टिस भट्टी को इन्होंने ओपन एक जाते हुए
रोड के ऊपर कत्ल किया है, या वो उसको जज को भागना पड़ा अगर उसने छोड़ दिया है किसी को। आसिया बीबी उसे कहते थे। सो पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक कल्चर, एक टॉलरेंस, लोगों की रिस्पेक्ट जो है वो कानूनी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन की जाए, वो कोई नहीं है। वी एवरीबॉडी इज इन ट्रबल। एक जुनैद वो हैं प्रोफेसर इंग्लिश के, 10 साल हो गए हैं उन्होंने मुल्तान जेल में रखा हुआ है। हम ज़्यादा मुंह नहीं खोलते कि केस उनका चल रहा है, कहीं वहाँ पे जाके उनके ऊपर हमला ना कर दें। बट व्हाट कैन वी डू? लोग कहते हैं यार, तो अब तो कोई भी इनकी जद से बाहर नहीं, तो हमें फिर भी बोलना चाहिए, मैं समझता हूँ। सो विथ आई कंडेम दिस unreservedly, and I urge the Pakistan government to reconsider their policies. आपके पास कोई वो डिटर्मिन्ड एक्शन ही नहीं है। व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट इज दिस? या पहले भी जो हुकूमतें आती रही हैं, गवर्नमेंट स्टेट सारी चीज़ें जो हैं पॉलिटिकल साइंस की, वो एक एक मैं पॉलिटिकल साइंस का कोर्स भी शुरू कर रहा हूँ लोगों के बेनिफिट के लिए। एनी हाउ आई एंड हेयर, एंड it's a very sad day for Pakistan. Sorry.